नमस्कार दोस्तों। भारत में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अंग्रेजों ने कई प्रकार के एक्ट्स पास किए थे। इसमें कुछ चार्टर एक्ट्स थे, कुछ काउंसिल एक्ट्स थे, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स को तो बहुत महत्वपूर्ण भी माना जाता था, बट एक काउंसिल एक्ट ऐसा था जिसने भारत में कम्युनल पॉलिटिक्स की नींव रख दी थी, और यह था काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसमें पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन इंक्लूड किया गया था। यही सेपरेट इलेक्टोरेट के चलते और कम्युनलिज्म के चलते आगे जाके भारत का पार्टीशन भी हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में। वेलकम टू श्रीराम्स IAS UPSC प्रेप चैनल। वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी थ्रू माइंड मैप्स। लेट्स डाइव डीप इन अवर video. Before I start, I would like to tell you about the free one-to-one mentorship of Shriram's IAS. If you have any doubt in your preparation, you can contact us. You just have to do one thing. Go to the description of this video and click on the link, fill the form, and we will be in your contact. Now, let's begin our एजुकेशनल वीडियो ऑन द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है 1909 एक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसने बहुत कुछ भारत को सिखाया। एक तरफ तो भारत के लोग, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियंस हैव इंक्रीज्ड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी SP सिन्हा को पहली बार डाला गया था। किसी भी एक भारतीय को पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1909 एक्ट में डाला गया था। तो भारतीयों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था, बट एट द सेम टाइम डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स की इन लोगों ने साबित कर दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू मुस्लिम्स। एंड सेपरेट इलेक्टोरेट देने के बाद अंग्रेजों ने इसको खत्म नहीं किया, बट आने वाले सब्सिक्वेंट एक्ट्स में, जैसे 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो या 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक्सटेंड करते रहे। तो दोस्तों, लेट्स सी व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ दिस एक्ट। अब इसका सिंपल सा बैकग्राउंड है द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। दिस पार्टीशन वाज डन बाय लॉर्ड कर्जन। बंगाल के अंदर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती थी। सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशनरीज अगर आप देखेंगे तो बंगाल के अंदर थे। नेशनलिज्म की फीलिंग सबसे पहले बंगाल में आई थी। उस नेशनलिज्म की फीलिंग को तोड़ने के लिए, भारतीयों की स्पिरिट को तोड़ने के लिए पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अब इसके चलते एक मूवमेंट भारत में शुरू हो गया था जिसको कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट। इस स्वदेशी मूवमेंट में कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो मांग नहीं थी, बट सेल्फ रूल एक बहुत बड़ी मांग थी। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग भारत में लाहौर सेशन ऑफ 1929 से शुरू हुई है, बट इसके पहले तक स्वदेशी की ही मांग रही है। भले ही वो होम रूल मूवमेंट हो, भले ही वो स्वदेशी मूवमेंट हो, सब जगह सेल्फ रूल की बात हो रही है कि हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाएं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हम हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम हो। जो लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएं उनको भारत की जनता चुने। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ रूल। बट इन 1929 we replaced the demand of स्वदेशी और सेल्फ रूल विद कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो द काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के लिए आपको समझना जरूरी है जो वो यह है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल होने की वजह से, मूवमेंट्स चालू हो जाने की वजह से रिफॉर्म्स की डिमांड लगातार बढ़ने लगी कि भारतीयों का पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ाया जाए, और इस तरह के आर्बिटरी जो एक्शंस लिए जा रहे हैं किसी ना किसी तरह से हम उनको रोक सकें। अब इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। दोस्तों, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन दैट जॉन मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड लॉर्ड मिंटो वाज द वाइसरॉय। तो इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। जैसे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मोंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। उसमें भी सेम, मोंटेग्यू वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड क्लेम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ द कंट्री। तो कुछ की फीचर्स हैं इसके, एक एक करके अपन देखेंगे। द फर्स्ट की फीचर ऑफ द 1909 काउंसिल एक्ट वाज द एनलार्जमेंट ऑफ द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल काउंसिल। इसका एनलार्जमेंट कितना हुआ? पहले 16 मेंबर्स होते थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं। 16 मेंबर्स होते थे, बढ़ा के 60 कर दिए। अब जो ये 60 मेंबर करें, डेफिनेटली इसमें बहुत से इंडियन मेंबर्स भी शामिल हुए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी मेंबर्स बढ़े, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी मेंबर बढ़े, इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन द काउंसिल। बट एक चीज देखने लायक है,
सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी ऑफिशियल मेजॉरिटी थी, मतलब ऑफिशियल मेंबर्स जो थे वो सबसे ज्यादा थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स उतने नहीं थे, और इंडियंस ज्यादातर नॉन ऑफिशियल रैंक्स पर ही अपॉइंट होते थे। प्रोविंशियल काउंसिल्स में ऑफ कोर्स नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या ज्यादा हो गई थी, बट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐसा नहीं हुआ था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करें तो पहली बार किसी इंडियन को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट किया गया था। एसपी सिन्हा को 1909 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वॉइसरॉयज की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में दाखिल किया गया था। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम था फॉर इंडियन पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल इतना जरूरी क्यों है और लेजिस्लेटिव काउंसिल इतना जरूरी क्यों नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाते थे, बट एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंट्रोल में नहीं था। अगर आज के भारत में देखें, सो वी फॉलो द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी द एग्जीक्यूटिव इज इन कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर. The executive originates from the legislature. There are several mechanisms which are given to the legislature to control the executive. वो no confidence motion हो या committees हो या फिर adjournment motion हो, there are so many things. But the whole parliamentary form of democracy runs on the principle of responsible government. But यहाँ पर कोई responsibility नहीं थी, कुछ responsibility नहीं थी। इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, सबसे पहले इसी के बारे में बात की थी मैंने, फॉर मुस्लिम। सबसे पहले मुस्लिम को दिए गए थे टू अपीज द मुस्लिम्स। एक तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है सेपरेट इलेक्टोरेट, एक तरह से बताता है कि किस तरह से भारत के पार्टीशन की नींव यहां पर लीगली मैं बोल रहा हूं यहां पर रख दी गई थी 1909 एक्ट में बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट। महात्मा गांधी तो इसके बहुत ज्यादा खिलाफ थे। लेटर ऑन भी एक पूना पैक्ट साइन हुआ था, अगर आपने पढ़ा हो तो, बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसमें महात्मा गांधी साफ कह रहे थे दैट वी विल गिव रिजर्वेशंस, द कांग्रेस विल गिव रिजर्वेशंस टू द डिप्रेस्ड क्लासेस, बट देयर शैल नॉट बी एनी काइंड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स विच शुड बी एक्सटेंडेड टू देम। क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या करता है, परपेचुअल इनइक्वालिटी बनाए रखता है। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है, सिर्फ मुस्लिम्स ही मुस्लिम को वोट देंगे, सिर्फ डिप्रेस्ड क्लास ही डिप्रेस्ड क्लास को वोट देगा। अगर 4 कैंडिडेट खड़े हैं, 1 2 3 4, ये चारों कैंडिडेट, अगर ये सीट मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड हो गई है और ये चारों कैंडिडेट सबसे पहले तो मुस्लिम्स होंगे बिकॉज द सीट इज रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम। नाउ दैट वाज गुड, रिजर्वेशन ऑफ सीट में कोई इशू नहीं है। आज भी भारत में अगर आप देखें तो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, इवन विमेन के लिए भी अब आफ्टर दिस सेंसस लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सीट्स रिजर्व्ड रहती हैं विमेन के लिए, SC ST के लिए, उनके पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के हिसाब से। ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी में, मतलब पंचायत में, म्यूनसिपैलिटीज में भी सीट्स रिजर्व्ड रहती हैं, बट यहां पर रिजर्वेशन ऑफ सीट नहीं हो रहा था। रिजर्वेशन ऑफ सीट से किसी को उतना इशू नहीं होगा, बट सेपरेट इलेक्टोरेट, इसका साफ मतलब है कि मुस्लिम्स खड़े होंगे, साथ ही साथ सिर्फ मुस्लिम्स इनको वोट करेंगे, दूसरी कोई भी कम्युनिटी इनको वोट नहीं करेगी। बहुत ज्यादा एक्सक्लूजन ऑफ वोटर्स हो जाता है और एक तरह से कम्युनल टेंशंस इससे बढ़ सकते हैं, सोसाइटी डिवाइड रह सकती है, रिलीजन्स आपस में हेट्रेड की भावना फैलाते रहे, और इसी गोल के चलते अंग्रेजों ने ये लागू किया था। काउंसिल्स अलाउड टू डिस्कस बजट। अब देखिए, काउंसिल एक्ट ऑफ 1891 या काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, उसके अंदर भी कुछ प्रोविजंस थे बजट को लेकर, बट बजट प्रोड्यूस होता था, उस पर कुछ डिस्कशन नहीं होता था, कोई रिजोल्यूशन नहीं आ सकता था। बट 1909 एक्ट में बजट पर डिस्कशन भी अलाउ कर दिया गया। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछना है तो वो भी अलाउ कर दिए गए। द लेजिस्लेचर कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, एंड the most important part here is there was no real control over the finances or administration, despite of having the power to discuss the budget, having the power to ask questions and supplementary questions,
रिजोल्यूशंस लेने की पावर भी दे दी गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को, बट दे डिडंट हैव एनी रियल कंट्रोल ओवर द फाइनेंसेस। ये साफ बताता है दोस्तों व्हाई एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज ऑफ कोर्स मोर इंपॉर्टेंट देन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। और भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ही ज्यादा से ज्यादा अपॉइंट किया जा रहा था, और यह अपॉइंटमेंट जो हो रहा था इसमें इलेक्शन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। कुछ डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते थे, कुछ ग्रास रूट लेवल के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हुए या म्यूनसिपैलिटीज हुई, वो अपने कुछ मेंबर्स सिलेक्ट करके एक इलेक्टोरल कॉलेज बना लेते थे, और यह इलेक्टोरल कॉलेज होता था जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबलीज में रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करता था। डायरेक्ट इलेक्शन जैसी कोई चीज नहीं थी। आगे जाके डायरेक्ट इलेक्शन आते हैं, 1919 के एक्ट में डायरेक्ट इलेक्शंस का प्रावधान है, बट ओनली 10% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, और साथ ही साथ में सिर्फ वो लोग जो ग्रेजुएट हैं, सिर्फ वो लोग जो टैक्स जमा करते हैं, सिर्फ वो लोग जिनके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हैं, उनको वोट देने के अधिकार थे। सबको वोट देने के अधिकार नहीं थे। भारत की जनसंख्या के सिर्फ 10% लोगों को, और 1935 एक्ट में भारत की जनसंख्या के 10 से 14% लोगों को वोट देने के अधिकार थे। बट 1909 के काउंसिल एक्ट में डायरेक्ट इलेक्शन या फिर भारतीय जनमानस को कोई भी किस्म के वोट देने के अधिकार नहीं थे। तो आपको समझना होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज मोर पावरफुल, और सिर्फ पहला भारतीय एसपी सिन्हा को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में दाखिल यहां पर किया गया था। सो दीज वर द मेन फीचर्स ऑफ द काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। अब ऑफ कोर्स इसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट था। इंक्रीज्ड इंडियन पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस, अपन देख रहे हैं 16 से 60 तक संख्या पहुंच गई थी। जहां पर 16 लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते थे, वहां पर 60 हो गए थे, और इन 60 के अंदर बहुत सारे भारतीय भी थे। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बिकॉज ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, दैट वाज वन ऑफ द मेजर इंपैक्ट। देन डिसअपॉइंटिंग द नेशनलिस्ट एंड टर्म्ड इनएडिक्वेट बाय कांग्रेस। उस समय के जो नेशनलिस्ट्स थे, गोपाल कृष्ण गोखले हों या फिर लोकमान्य तिलक हों, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुए थे, बिकॉज दीज रिफॉर्म्स वर नॉट एडिक्वेट, दे वर नॉट इट ऑल नियर टू द डिमांड्स विच वर मेड बाय द इंडियंस। तो दोस्तों अंग्रेजों ने भारत को बहुत तरह से एक्सप्लॉइट किया है, एंड दिस वाज वन ऑफ द वे, by not giving the representation to the Indian people, by not giving the powers in the hand of the Indian people. But the resolve of the Indian people was quite high, and rest is history. We know what happened in the history, that the Indian people, after coming of Mahatma Gandhi in the picture, there were several big movements which took place, and the Indian people have resolved, and their resolve have got stronger and stronger with time, and they resolved to throw the yoke of the British Empire out of India. And that actually happened in 1947 when India got independence. So thank you very much for joining me in this video. Have a nice day. Jai Hind.